गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस 2010 सब्जेक्ट के टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, इसको आप सभी लोग बचपन से सुनते आ रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान का बढ़ना और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हरित गृह प्रभाव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव ये होता है प्रोग्रेसिव वार्मिंग अप ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैन मेड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है उसकी वजह से अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट है। कंसंट्रेशन ऑफ CO2 वर्क्स लाइक ए ग्लास पैनल ऑफ ग्रीन हाउस। यहाँ पे जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो एक ग्रीन हाउस के ग्लास पैनल की तरह कार्य करती है, विच अलाउइंग शॉर्ट वेव्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन टू कम इन बट प्रिवेंटिंग द लॉन्ग वेव हीट टू री रेडिएट आउट। जो शॉर्ट वेव्स की रेडिएशन है उनको अंदर तो आने देती हैं, पर लॉन्ग वेव्स जो हीट की हैं वो उनको बाहर नहीं जाने देती CO2, जिससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और ये जो CO2 है, CO2 का अमाउंट है एटमॉस्फेयर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 100 ईयर अगो ये 275 ppm होती थी। 2007 में 375 ppm CO2 कंसंट्रेशन था एंड 2040 तक ये 450 ppm हो जाएगा, जिससे एटमॉस्फेयर वार्मर होता जाएगा। एंड द गैसेस विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रीन हाउस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज। मतलब जिन गैस की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उनको हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। सम गैसेज इन अर्थ एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मतलब वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड have a very special property. They do not absorb the visible light from the sun, but they do absorb the infrared light radiated by the earth surface. मतलब जब सन से विजिबल लाइट आती है तो उसको ये गैसें एब्जॉर्ब नहीं करती, बट जो अर्थ से इंफ्रारेड लाइट रेडिएट होती है उन उन रेडिएशन को ये गैसें एब्जॉर्ब कर लेती है और वापस अर्थ की तरफ री रेडिएट कर देती हैं। ये गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और हेलोजन गैसेज लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है, परसेंटेज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से है, तो इस डायग्राम में ये दिखाया गया है। इसके अंदर जो CO2 है वो सब 64% योगदान है ग्रीन हाउस के इफेक्ट में CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद मीथेन 19% रेस्पॉन्सिबल है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है और कुछ परसेंटेज में वाटर वेपर और अदर गैस है 0.4% में। ठीक है। अब है मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या मैकेनिज्म है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की मैकेनिज्म हम पढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, द अर्थ गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कि अर्थ सन से लाइट के फॉर्म में एनर्जी लेता है। द अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब सम ऑफ दिस एनर्जी एंड हीट्स अप। और अर्थ सरफेस इसमें से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और गर्म हो जाती है। द अर्थ cools down by giving off a different form of energy called infrared radiation। और ये अर्थ जो है इसमें से कुछ एनर्जी को गिविंग ऑफ करके ठंडी होती है, जिसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। बट बिफोर ऑल दीज रेडिएशन कैन एस्केप टू आउटर स्पेस, ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर एब्जॉर्ब सम ऑफ इट। पर जिससे पहले की ये है ना ग्रीन हाउस, पहले इंफ्रारेड रेडिएशन जो अर्थ
रेडिएट करता है, ग्रीन हाउस गैस से इन इन रेडिएशन को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, बल्कि इन्हें रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं और दोबारा से अर्थ की तरफ रेडिएट कर देती हैं, जिससे अर्थ वार्मर हो जाती है, मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये मैकेनिज्म हो गई ग्रीन हाउस इफेक्ट की, कि सनलाइट से जो रेडिएशन आती हैं वो अर्थ सरफेस द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं, और इसमें से कुछ रेडिएशन अर्थ सरफेस रेडिएट करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में। बट ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, अवरक्त जो किरणें हैं, वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के चारों तरफ, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ एक ग्लास चैम्बर की तरह एक कवर बना लेती हैं, जो इन इंफ्रारेड रेडिएशन को अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जाने देती, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये जैसे एक्सप्लेन किया गया, सन से सनलाइट आई अर्थ सरफेस से है ना, फिर कुछ रेडिएशन निकली जो कि है ना यहाँ स्पेस में जा रही है, पर एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, वाटर है, वो इन रेडिएशन को दोबारा अर्थ सरफेस की तरफ भेज देती हैं, जिससे अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये सब ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। अब सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, कि ग्रीन हाउस गैसेज आती कहाँ से हैं। तो एक है थर्मल पावर स्टेशन बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल, मेनली कोयल एंड मिनरल ऑयल एमिटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2। तो जो थर्मल पावर स्टेशन है जो कि फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड है, उनसे है ना बहुत अधिक अमाउंट में है ना CO2 गैस रिलीज होती है। न्यूमरस फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल चिमनी वेस्ट, फैक्ट्री और इंडस्ट्री से जो वेस्टेज निकलता है उसमें CO2 गैसेज होती हैं और ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, अपने व्हीकल्स जो होते हैं, इनसे ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं। और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटने से और फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब फॉसिल फ्यूल होते हैं, कोयला वगैरह, इन सब के जलने से भी ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में आती हैं। अब ये परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी है कि कौन सी एक्टिविटी से कितना % ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में आती हैं। तो सबसे ज़्यादा योगदान ग्रीन हाउस गैसों के लिए है फॉसिल फ्यूल जो डीजल, पेट्रोल, कोयला, इन सब के जलने से 49% ग्रीन हाउस गैसेज एटमॉस्फेयर में जाती हैं। फिर एग्रीकल्चर बर्निंग से है, और डिफॉरेस्टेशन से है, और इंडस्ट्री का जो है ना, इंडस्ट्री से जो गैसेज वगैरह और पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, उनमें भी ग्रीन हाउस गैस से होती है 24% के आसपास। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। एक तो फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, मतलब वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है और मौसम परिवर्तित हो रहे हैं। राइज ऑफ सी लेवल, समुद्र के है ना जो सी लेवल है वो उठ रहा है, समुद्री पानी बढ़ रहा है। हेल्थ इफेक्ट्स, हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। डिस्टर्बशन ऑफ वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। दूसरा चेंजिंग फॉरेस्ट और नेचुरल एरिया में भी चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जंगल कटते जा रहे हैं, बहुत अधिक है ना टेम्परेचर बढ़ने की वजह से है ना जंगल भी है ना नष्ट होते जा रहे हैं। चैलेंज टू एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और फूड सप्लाई पे भी इसका फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से कुछ फसलें मतलब कि जल जा रही है, मेच्योर होने से पहले ही ख़त्म हो रही हैं, तो उसका एग्रीकल्चर पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे। ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है CFC की वजह से। एंड ओशियनिक क्लाइमेट, समुद्री जो मौसम है वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से प्रभावित हो रहा है। तो ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रभाव हैं। अब कार्बन एमिशन बाय डिफरेंट कंट्री, कि जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का या कार्बन एमिशन ज़्यादा हो रहा है। इसमें देखो US से एक डेवलप्ड कंट्री है, तो इसके परसेंटेज ऑफ कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद चाइना है,
फिर ईस्ट यूरोप है, फिर वेस्ट यूरोप है। जो जितना ज़्यादा डेवलप्ड है वो एनवायरनमेंट में वो कंट्री उतना ही ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहा है। फिर इंडिया, जापान एंड साउथ अफ्रीका और बाकी अदर कंट्रीज़। तो ये कंट्री वाइज कार्बन एमिशन परसेंटेज है। अब कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आर टू बी यूज्ड। हमें एनर्जी के दूसरे सोर्स जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ऐसे इस्तेमाल करने चाहिए जिनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेज ना निकले साइड प्रोडक्ट के तौर पे, ना ही किसी तरह के पोल्यूटेंट निकलें। तो जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। एडवांस्ड एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल से जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने के लिए हमें एडवांस्ड और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। और डिफॉरेस्टेशन और लार्ज स्केल, बड़ी स्केल पर जंगल उगाने चाहिए, पेड़ पौधे। वाटर लॉगिंग शुड बी अवॉइड। वाटर लॉगिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है और ये जो पोल्यूटेंट गैसें हैं ये भी ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। रिडक्शन ऑफ यूज ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के यूज को कम कर देना चाहिए और कार्बन मार्केट को ब्लॉक करना चाहिए जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो पाए। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के कंट्रोल हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन सी गैसेज हैं, ये गैसेज आती कहाँ से हैं और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट को अच्छे से समझने के लिए एक एनिमेशन वीडियो मैं दिखाने जा रही हूँ, आप उसे ध्यान से देखिएगा तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
Mm-hmm. ठीक है, तो अभी आपने ये वीडियो देखा और इसमें आई थिंक आपको बहुत अच्छे से ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो हम देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट का जो कंसिक्वेंसेस है वही ग्लोबल वार्मिंग है। मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। द सन सरफेस which has an average temperature of 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राइमरीली रेडिएट विजिबल लाइट। जो सन की सरफेस है वो विजिबल लाइट को रेडिएट करती है। एंड द सरफेस ऑफ अर्थ हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट रेडिएट इन द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। और अर्थ की सरफेस क्या करती है, इंफ्रारेड रेडिएशन रेडिएट करती है। एंड द टेम्परेचर ऑफ an object is determined by a balance between incoming और outgoing energy। और जो है ना ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है वो इनकमिंग और आउटगोइंग एनर्जी के बैलेंस से तय होता है।
For the earth, the incoming energy is the absorbed light from the sun. अर्थ के लिए इनकमिंग एनर्जी क्या है, जो सनलाइट से एब्जॉर्ब होती है, एंड आउटगोइंग एनर्जी इज द इंफ्रारेड लाइट द अर्थ रेडिएट आउट टू स्पेस। और आउटगोइंग एनर्जी वो इंफ्रारेड लाइट है जो कि अर्थ सरफेस स्पेस में रेडिएट करती है। ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट द अर्थ कुड नॉट रेडिएट द टोटल हीट। और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ ये पूरी रेडिएशन रेडिएट नहीं कर पाते एंड दस मेक लाइफ पॉसिबल, और जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ ब्लैंकेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्रीन हाउस गैसेज विच बिकमिंग थिकर। और ग्लोबल वार्मिंग उसकी वजह से होती है जब ग्रीन हाउस गैस की जो ब्लैंकेट है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो उससे ना कोई भी रेडिएशन अर्थ से बाहर नहीं जा पाती स्पेस में, और अर्थ का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या परिणाम होते हैं। एज ए रिजल्ट चेंज ऑफ क्लाइमेट हैज अकर्ड विच थ्रेट्स द सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ। इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे लाइफ की सस्टेनेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। एंड इसके रिजल्ट इस तरीके से मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर अलोंग विथ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से पोलर आइस कैप और ग्लेशियर पिघल रही हैं, जिससे कि पानी बढ़ता जा रहा है, समुद्रों में पानी का लेवल बढ़ रहा है। मोर ड्राफ्ट्स एंड फ्लड आ रहे, कहीं बाढ़ आ रहे हैं और कहीं सूखा पड़ रहा है, कई टेरिबल स्टॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत गर्म दिन होते जा रहे हैं, और मोर डिजीज लाइक मलेरिया एंड डेंगू, इस तरह की बीमारियां फैल रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। एंड इम्पैक्ट ऑफ इकोसिस्टम वुड चेंज द क्रॉप प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ रीजन स्पेशली एशिया, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। इकोसिस्टम और क्रॉप प्रोडक्शन पर भी इसका ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट पड़ रहा है। फॉरेस्ट में डिसअपियर एंड रिडक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट जंगल गायब होते जा रहे हैं, जिससे ना जैविक विविधता खत्म होती जा रही है। बिलियंस ऑफ पीपल विल अफेक्ट मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और ड्राफ्ट, ठीक है। और समुद्र के लेवल का पानी भी बढ़ रहा है। एंड इंक्रीज इन हीट स्टेट मोर्टेलिटी एंड डिजीज, और हीट के बढ़ने से मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कंसिक्वेंसेस से मतलब परिणाम है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ी। अब एक एनिमेशन वीडियो ग्लोबल वार्मिंग का भी आप देखिए, जिसमें बहुत अच्छे से आपको ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ जाएगी।
अब आपने ग्लोबल वार्मिंग का एनिमेशन वीडियो देखा, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का एनिमेशन वीडियो देखा। आई थिंक आपको अब ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अच्छे से क्लियर हो गई। थैंक यू, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ।